नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका नेशनल रिपोर्टर में, एक नया शो एकदम नए अंदाज में, जिसमें है रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। साथ ही हमारी रिपोर्ट से वो चेहरे भी जुड़ेंगे जो खबर के अहम किरदार हैं या फिर जो सुर्खियों में है। आज मुंबई की कैंपा कोला बिल्डिंग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने फिलहाल कैंपा कोला बिल्डिंग से बेघर हो रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि इस अध्यादेश का वही हश्र हो सकता है जो केंद्र सरकार के लाए दागी उम्मीदवारों के लिए अध्यादेश का हुआ था। इधर कल सुप्रीम कोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद आज बीएमसी की टीम पूरी तैयारी के साथ कैंपा कोला कंपाउंड पहुंची। पहले तो लोगों ने उन्हें घुसने नहीं दिया, लेकिन बातचीत के बाद बीएमसी कर्मचारियों के 5 लोग एक टीम बनाकर अंदर गए। इस दौरान जो फ्लैट खाली हो चुके थे उनके बिजली के कनेक्शन काटे गए। तो इस खबर में कुछ ही देर में आमने सामने होंगे कैंपा कोला अपार्टमेंट्स में रह रहे योगेश मल्होत्रा, विद्या श्रीनिवासन और साथ ही एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात एक के बाद एक 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहत बस इतनी रही कि कोई झटका इतना बड़ा नहीं निकला कि जान माल का नुकसान हो सके, लेकिन इन झटकों ने याद दिलाया कि पूरा इलाका भूकंप के खतरे से घिरा है। तो नेशनल रिपोर्टर में 2 खबर जो आम जनता से सीधे जुड़ रही हैं। क्यों बार बार हिल रही है धरती और कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों को क्या मिलेगी राहत। महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय यानी मंत्रालय की 7वीं मंजिल सालों तक अनधिकृत रही। मंत्रालय में लगी आग में वो जलकर खाक हो गई और जब मंत्रालय का रिनोवेशन हुआ तब उसे लीगलाइज करके दोबारा बना दिया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पृथ्वीराज चव्हाण आसीन थे। 3 बसेस चव्हाण साहब कैंपा कोला का सवाल सुनते ही अब रास्ता बदल देते हैं। इन्होंने पहले कैंपा कोला के लोगों को भरोसा दिया था कि वे कुछ करेंगे। बाद में वही हुआ जो चव्हाण साहब का स्टाइल है। उन्होंने कानून का सहारा लेकर कैंपा कोला मामले में हस्तक्षेप से मना कर दिया। मुख्यमंत्री के यू टर्न के सामने किसी की न चली। आखिर वे ही तो शहरी विकास विभाग के मुखिया जो हैं, कैंपा कोला के लिए आवाज उठाने वाले भी चुप हो गए। सभी पार्टियों के सदस्य ने साथ में मिलकर कैंपा कोला कंपाउंड के सभी रेसिडेंट्स से अपील किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका पालन करें, पुलिस और बीएमसी के साथ वे अपना कोऑपरेशन दें। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को उनको अमल करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हुआ। जैसे ही मुख्यमंत्री ने कैंपा कोला मामले में कुछ करने की बात कही तो कईयों के कान खड़े हो गए। अगर मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार में कैंपा कोला बचाते तो राज्य भर में ऐसे कई निर्माणों को बचाने के लिए एक रास्ता बन जाता। अनधिकृत निर्माणों के रखवालों को सीएम के बस एक फैसले का इंतजार था। सूत्र बताते हैं कि भारत के महाधिवक्ता ने भी कैंपा कोला बचाने में असमर्थता जताई है। इस पर विपक्ष अब टिप्पणी कर रहा है। बहुत ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में सरकार चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में, लोकतंत्र में फर्क यह होता है कि सरकार अधिक संवेदनशील होती है, वो जनता के लिए काम करती है। कैंपा कोला के लोग सरकार के बदले तेवर से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सीएम से उम्मीद बरकरार है। कैंपा कोला के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के आड़े जितनी राजनीतिक मुश्किलें आई, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हें दूर कर दिया और अपना जो रवैया है वो कायम रखा। अब इसके चलते कैंपा कोला पर कार्रवाई होने वाली है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपना यही रवैया आने वाले दिनों में भी कायम रखेंगे। कैमरामैन सुहास चौधरी के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, नेशनल रिपोर्टर के लिए। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों को राहत देने के लिए कानूनी मदद अब ली जा रही है। ही जी कारवाई आहे ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई चाललेली आहे आणि ती बृहन्मुंबई महानगरपालिका ती कारवाई करते आहे। त्यामध्ये मला काही निवेदनं मिळाली, त्यामध्ये काही उपाययोजना करता येईल का मी ते तपासून घ्यायचा प्रयत्न केला। काही ठिकाणी ॲडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेतला, आणखी कदाचित इतर कोणाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायचा आमचा प्रयत्न चालला। त्यातून काही त्यांना राहत देण्याचा, त्यांना मदत करण्याचा काही मार्ग निघाला, कायदेशीर मार्ग निघाला, तो आमचा काढायचा प्रयत्न चाललेला आहे। और इसी मुद्दे पर आमने सामने हैं इस वक्त नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही
कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले विद्या, श्रीधर और योगेश। आप सभी लोगों का स्वागत है। अब विद्या और योगेश, आपसे मेरा सवाल है, अब जब सब कुछ सामने है, सभी के सामने है, आप लोगों के पास विकल्प क्या बचा है? हमारे पास विकल्प के तौर पे जब हम सीएम साहब को मिले थे करीब 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि व्हाटएवर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क होगा वो जरूर करेंगे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि कोई भी सीनियर काउंसिल, उन्होंने नाम लिया श्री फली नारिमन का, या कोई और भी सीनियर काउंसिल की ओपिनियन आ जाए कि ऑर्डिनेंस इज विद इन द परमिसिबल ऑफ लीगल लॉ, वो जरूर उसमें देखेंगे। और इन दिनों में हमने उनको ये ओपिनियन जस्टिस रिटायर्ड श्री BN श्री कृष्णा से दिलवाया है, पाचीकर जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, और श्री फली नारिमन से सरकार ही के भिजवा पास दिया। अभी ऑर्डिनेंस लाने का एक ऑप्शन है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकती है। डेफिनेटली, और जो ओपिनियन उन्होंने हमें मांगा था वो हम उनको दे चुके हैं कि इट इज विद इन द लॉ दैट ही कैन पास एन नवाब मलिक, ये अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? देखिए, जो भी कार्रवाई है इस देश में सभी नागरिकों को यह समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश जो है वो अंतिम है। उस फैसले का आदर करना सरकारें हो, नागरिक हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ ये आदेश आया है वो चाहते हैं कि सरकार कोई इसमें निर्णय लेके कोर्ट के सामने जाए और कोर्ट उसे मान्य करे। इस मामले में प्राइवेट कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, जज हो या काउंसिल हो, उसकी ओपिनियन से सरकारें निर्णय नहीं लेती। जहां तक मेरी जानकारी है कि एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल दोनों का ओपिनियन आने के बाद कि स्पेसिफिक कैंपा कोला के लिए कोई निर्णय सरकार लेगी तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट का अवमानना होगा। इस तरह का ओपिनियन कोर्ट की अवमानना होगी। विद्या, ये बताइए कि चलिए, आपने एक पॉइंट रखा कि कोर्ट की अवमानना होगी, सरकार की ऐसी सोच है। विद्या, मेरी बात हो जाने जी जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी। कोर्ट की अवमानना होगी, सरकार में एक ऐसी सोच भी है। ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, सुनवाई के दौरान आप लोगों को भी मौका दिया गया अपनी बात रखने का, उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। तो ऐसे में अगर अदालत ने फैसला सुनाया है तो वाकई इसके बाद आगे क्या बचता है? कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस होता है। हम लोग ने ये भी देखा था, पार्लियामेंट में भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए थे उनके अगेंस्ट किया था, लेकिन ऑर्डिनेंस पास किया गया था। खैर वो तो उसको रिवर्ट किया, लेकिन हो सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस है, हम लोग के पास जजमेंट्स हैं, ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन है कि कोर्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस है और वो किया जा सकता है। लेकिन योगेश, आप मानते हैं कि नियमों की अनदेखी हुई, गलत काम हुआ है इस बिल्डिंग को बनाने में, इन अपार्टमेंट्स को बनाने में? यह अदालत का फैसला है? आप जो कह रहे हैं वो जरूर मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन 1981 से लेके 89 तक जब ये बिल्डिंग बन रही थी और ये फ्लैट बिक रहे थे, RTI नहीं था, सिर्फ टाइटल क्लियर है कि नहीं और प्लान्स है कि नहीं ये देखा जाता था, जो हर बायर ने किया है। हमारे प्लान्स, हमारे एग्रीमेंट में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि प्लान्स आर अप फॉर अप्रूवल, जबकि तब तक प्लान्स रिजेक्ट हो चुके थे। हमें कोई तरीका नहीं मालूम था कि हम कैसे ढूंढें, कोई RTI नहीं था उन दिनों में, तो कैसे हम पता करते कि बिल्डर चीट कर रहा है कि नहीं। और आज जो श्री, आई डोंट नो द नेम ऑफ द जेंटलमैन सिटिंग ऑन द अदर साइड जी, वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। अगर वो श्री फली नारिमन जी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लीगल एजुकेशन के ऊपर, बट आई मीन ही हैज हिमसेल्फ सेड दैट ऑर्डिनेंस इज पास्ड टू सेव द पब्लिक विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, सो इट गोज बियॉन्ड दैट, इट्स अ न्यू एक्ट। नवाब मलिक, लोग बेघर हो रहे हैं, राज्य सरकार को इस वक्त आगे आकर पहल करनी होगी। नहीं, आप देख लें, यहाँ पे मैं इनकी भावनाओं से मैं कोई ये नहीं कि उनको दुखाना चाहता हूं, लेकिन इसी शहर में हजारों गैर कानूनी तामीरात को तोड़ा जाता है। शायद वो गरीब की झोपड़ी हो, शायद वो छोटे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, तो इस तरह से कभी सरकारें ऑर्डिनेंस निकालने की बात, कोई भी मीडिया, जरा आप सुन लें, कोई मीडिया नहीं करता।
आपके खुद के आर्किटेक्ट ने ये कहा कि ये जानबूझ के गैर कानूनी घर लोगों ने 1985 में खरीदा औने पौने दाम में। संडे के टाइम्स ऑफ इंडिया में सर नवाब मलिक सर, आई एम सॉरी नवाब मलिक सर, आप सुन ले, यू कैन आप मुझे पूरी बात, नहीं, नो सॉरी, लेट मी स्पीक फर्स्ट। अगर ऐसा है कि सरकार आपको बचाने के लिए सिर्फ कैंपा कोला के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकती, सरकार को निर्णय लेना होगा तो शहर के सारी इमारतों में जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो भी फ्लोर रेज किए गए हैं वो सभी के लिए सरकार कोई ऑर्डिनेंस ला सकती है। स्पेसिफिक अगर सेग्रीगेट करके इंडिविजुअल केस में सरकार कोई अगर ऑर्डिनेंस लाएगी, इसका मतलब है कि फेवर करना किसी एक इंडिविजुअल आदमी को या एक सोसाइटी को। ये आर्गुमेंट में दम लगता है योगेश कि अगर आपके पक्ष में सरकार फैसला लेती है तो ऐसे कई और परिवार होंगे, ऐसे कई और लोग होंगे जिनको इंतजार है कि सरकार उनके लिए भी कुछ करे। तो आप तो लोग फिर एक तरह से एग्जाम्पल होंगे कि अगर उनके लिए हुआ, कैंपा कोला कंपाउंड के लिए हुआ, तो हमारे लिए क्यों नहीं? तो ये तो एक पेंडोरा बॉक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हमारा ये कहना है कि आरटीआई आने से पहले या 1991 की जो हम कह रहे हैं डेट, उसके पहले की जितनी अवैध कंस्ट्रक्शंस आप कहते हैं उसे उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि उस समय तक कोई परचेजर को यह मालूम नहीं था कि बिल्डर ने क्या गैर कानूनी काम से ये बिल्डिंग बांधी है। और हमारे पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर ये बिल्कुल एक नई चीज हो रही है कि 67,000 पर योगेश, आप और विद्या जैसे लोग जो इस कंपाउंड में फ्लैट खरीदने जाते हैं, क्या आज के दिन जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं उसके बैकग्राउंड चेक करते हैं उस डेवलपर का, उस बिल्डर का? आज के दिन यस, आज के दिन यस, पहले भी आप बात कर रहे हो 37 साल, आप बात कर रहे हो 27 साल पहले की। आप अपनी जमा पूंजी जब एक घर खरीदने में लगाते हैं तो एक तरह से आपको अपना बैकग्राउंड चेक, अपना रिसर्च करना होता है, हर बायर को करना होता है। आज बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ है कि आज के दिन मैं कह रही हूँ, लेकिन हमेशा से कोई भी बायर करता रहा है कि आप लोगों की तरफ से गलती नहीं हुई कि आप लोगों ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? मैं अपनी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं आपको फिर यह कहता हूं कि आप आके हमारे एग्रीमेंट देख सकते हैं, दे आर डेटेड 1981। 1981 के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसपे हम यहां ये ढूंढ सकते थे कि भाई ये प्लान्स पास हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या रिजेक्शन हो चुके हैं, या क्या हो चुका है। आपको एक चीज बिल्डर लिख के देता था, आपको वो मानना चाहिए था, और आपको ये देखना पड़ता था कि टाइटल क्लियर है और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं था। तो बिल्डर ने नियमों की अनदेखी कर इसे कंस्ट्रक्ट किया, आप लोगों ने बिना बैकग्राउंड चेक कर इसे खरीदा, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? योगेश, विद्या, हमने बैकग्राउंड चेक किया, किसकी जिम्मेदारी है ऐसे में इस गलती की? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीएमसी क्या कर रही थी? ये अभी 27 साल के बाद उठ के कहते हैं कि ये इलीगल है। जब वो बिल्डिंग बन रही थी कह रहे थे कि 9 बिल्डिंग होने चाहिए 5 फ्लोर्स के, और तो 5 फ्लोर्स के, तो ये 20th फ्लोर का बिल्डिंग नहीं। हाँ, सर, हम 19 साल से नहीं लड़ रहे हैं, हम 19 साल से नहीं, ये गलती है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाब मलिक आ चुका है, लेकिन उल्लासनगर का मामला भी मुंबई के लोगों के सामने है, उसके लिए भी कुछ कानून में फेरबदल किया गया, ताजा आदेश दिए गए थे तब। तो ऐसा इस बार क्यों नहीं हो सकता? ये लोग क्यों अलग हैं उल्लासनगर से? क्योंकि हम लोग वोट बैंक नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब नहीं, ऐसा वोट बैंक का सवाल नहीं है। आप लोग अमीर, बिल्कुल हम लोग सिर्फ 1000 लोग हैं, 10,000 लोग नहीं है, इसलिए जो कैंपेन आपके लिए चला रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर 150 लोग अमीर लोगों का कैंपेन कोई एजेंसी चला सकती है। एक्सक्यूज मी, हम लोग अमीर लोग नहीं है, अभी लोगों को नवाब मलिक को सुन लेते हैं। नवाब मलिक बहुत कम है, नवाब मलिक, इसलिए उसका मकान टूटता है। तो इस तरह कोई कैंपेन चलाने नहीं आता। सवाल यहाँ ये है कि स्पेसिफिक एक इमारत के लिए सरकार निर्णय नहीं ले सकती। सरकार को निर्णय हम लोग नहीं कह रहे हैं एक इमारत के लिए। इस वक्त जो अंदाजा लग रहा है, सरकार फिलहाल अध्यादेश लाने के मन नहीं बना रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि राहत पहुंचाने के लिए, पूरा सभी मदद पहुंचाने के लिए कैंपा कोला के लोगों को सोच विचार हो रहा है राज्य सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, योगेश, विद्या और नवाब मलिक, आप सबका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली की।